हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 13 ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपे 2021। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ से बेनिफिट उठा रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास टाइम भी बहुत ही कम बचा है, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकें आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें, रिवीजन करें अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बता दूँ, इससे पहले भी हम इसके 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप चाहें तो उनको भी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो सबसे पहला पार्ट अपना रखा है वो है फार्माकोगनोसी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोमेटा कितने कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कितने टाइप के स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टोमेटा जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं बार बार, उनके कुछ एग्जाम्पल जो पर्टिकुलर पूछे जाते हैं और उनके कुछ करेक्टरिस्टिक। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पहले नंबर पे हमने रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक या रुबेशियस और पैरेलल। अब पहले इसके हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक में फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि टू गार्ड सेल, यानी कि सबसे पहले जो स्टोमेटा होता है, ये जो आप दो गार्ड सेल देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये दो गार्ड सेल जो आपको दिख रही हैं फ्रेंड्स, इनके बीच की जो ये ओपनिंग आप देख रहे हैं, इस ओपनिंग को ही हम बेसिकली स्टोमेटा बोलते हैं, यानी कि ये ओपनिंग ही स्टोमेटा है। तो अब यानी कि दो गार्ड सेल हैं और ये यहाँ पे कवर्ड की जा रही हैं टू सब्सिडरी सेल। ये जो साइड में आपको सेल दिख रही हैं ये हैं सब्सिडरी सेल, यानी कि दो गार्ड सेल जब कवर्ड की जा रही हैं सब्सिडरी सेल के साथ, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो सब्सिडरी सेल हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सब्सिडरी सेल आप देख रहे हैं पैरेलल आपको दिख रही हैं, तो यानी कि अगर हमारी जो गार्ड सेल है, जो स्टोमेटा जिसको हम बोल सकते हैं, कवर्ड हो रहा है तो सब्सिडरी सेल से, और वो दोनों की दोनों जो सब्सिडरी सेल हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इस कंडीशन को, इस टाइप ऑफ स्टोमेटा को हम बोलेंगे पैरासाइटिक, रुबेसियस या पैरेलल। पैरेलल फ्रेंड्स इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेल हैं सब्सिडरी सेल वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके कुछ एग्जांपल आप देखिए, सेना और कोका आप एग्जांपल देखेंगे तो ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, डाइसाइटिक, कैरियोफाइलेसियस और क्रॉस सेल। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा स्टोमेटा था, अब वो दो सेल से ही कवर्ड हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे जो आपको एंगल दिखेगा वहाँ पे पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल हैं वो राइट एंगल में हैं एक दूसरे के। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गार्ड सेल जो कवर्ड बाय द टू सब्सिडरी सेल अलोंग विद द एक्सिस ऑफ विच आर राइट एंगल टू दैट स्टोमेटा। यानी कि जो सब्सिडरी सेल हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल बना रही हैं वो राइट एंगल बना रही हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको देखेंगे कि राइट एंगल आपको देखने को मिल रहा है, और इसके एग्जांपल आप देखें, थाइम है, स्पीयरमेंट है, पीपरमेंट है, वसाका है। ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं फ्रेंड्स। इनके करेक्टरिस्टिक्स, इनका नाम, इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, क्योंकि किसी भी नाम से इनको पूछ लिया गया है और इनके एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि आपको अगर सेना के एग्जाम्पल दे दिए गए हैं आपसे, वहाँ पे हो सकता है आपको पैरासाइटिक वहाँ पे ना मिले, हो सकता है वहाँ पे आपको रुबेसियस मिले या पैरेलल टाइप मिले। तो आपको सारे के सारे नाम इनके अच्छी तरह याद कर लेने हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एनोमोसाइटिक में। एनोमोसाइटिक को ही हम रेनुकुलेसियस बोलते हैं या इसी को हम इरेगुलर सेल स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो स्टोमेटा है वो कवर्ड है वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल, यानी कि बहुत सारी सब्सिडरी सेल के थ्रू वो कवर्ड किया गया है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल आप देखेंगे, मेन मेन एग्जांपल डिजिटलिस है, लोबेलिया है, क्लोव है, फेनल है, ओपियम है और बूचू है। ये कुछ एग्जांपल हैं स्पेसिफिक, आप इनको अच्छे से याद कर लें। कुछ और टाइप के स्टोमेटा नेक्स्ट हम चलते हैं, जिसे एनिसोसाइटिक, क्रूसीफेरस या अनइक्वल्ड सेल स्टोमेटा बोलते हैं। अब यहाँ पे मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टोमेटा कवर्ड किया जा रहा है तीन सब्सिडरी सेल से। अब उन तीन सब्सिडरी सेल में भी क्या है, दो तो इक्वल हैं, दो आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो सब्सिडरी सेल है और ये वाली है, ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन आप तीसरी को देखेंगे तो ये इन दोनों से स्मॉल है। अब हमने पीछे जो पढ़ा, आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, हमने पीछे जो देख पा रहे हैं आप, ये हमने पढ़ा, ये है एनोमोसाइटिक। यानी कि एनोमोसाइटिक में आप देखेंगे कि मल्टीपल नंबर था, कोई नंबर फिक्स नहीं था।
यानी कि कवर्ड तो थी सब्सिडरी सेल से ही जो हमारी स्टोमेटा था, लेकिन वहाँ पे नंबर फिक्स नहीं था। लेकिन अगले में जो हमने अभी पढ़ा उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक नंबर फिक्स मिल रहा है सब्सिडरी सेल का, यानी कि 3 पर्टिकुलर सब्सिडरी सेल हैं और उन सब्सिडरी सेल का भी एक करेक्टरिस्टिक ये बता दिया गया है यहाँ पे कि जो 2 सब्सिडरी सेल हैं वो सेम साइज़ में हैं, जबकि जो एक सब्सिडरी सेल है वो स्मॉल साइज़ की है। तो इसका कुछ एग्जांपल आप देख लिए, विनका है, बेलाडोना है, हैनमैन है, दतूरा है, स्ट्रामोनियम है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्टिनोसाइटिक या रेडिएट सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि बहुत सारी जो सब्सिडरी सेल हैं उन्होंने कवर किया हुआ है, एक सर्किल से बनाया हुआ है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि सर्किल रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि स्टोमेटा को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, एक सर्किल टाइप से बनाया हुआ है। इसका एग्जाम्पल आप देखें, सीडोबाइनस है, जबकि एंसिस्ट्रोक्लेडस है। अब ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लें, बहुत ही रेयर पूछा गया है फ्रेंड्स, लेकिन पूछा जाता है कई बार, और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ लिया जाए। सनकन स्टोमेटा की हम बात करें तो इसका आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, इफेड्रा है, और सर्कुलर स्टोमेटा में हम देखें तो कॉलस्टियम एंड स्क्विल है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ स्टोमेटा के नाम थे, कुछ एग्जाम्पल और उनके करेक्टरिस्टिक। आपको ये सारे के सारे फ्रेंड्स एज इट इज़ याद रख लेने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्माकोग्नोसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर एक क्वेश्चन भी आपको इससे मिल जाता है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में हम कुछ एनालिसिस का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें हमने सबसे पहले रखा है कि शिफ्ट आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। यानी कि ये शिफ्ट फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं कि ये शिफ्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी। बेसिकली जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उनमें आपको बहुत सारी शिफ्ट देखने को मिलेंगी। या तो आपको यहाँ पे मैंने कुछ शिफ्ट पर्टिकुलरली आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आइए समझ लेते हैं कुछ शिफ्ट को। सबसे पहली जो शिफ्ट हमने यहाँ पे रखी है वो है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स जो ऊपर की 2 शिफ्ट हैं, यानी कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इन दोनों को हम एज ए कंसिडर करते हैं इन रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ में। जबकि आप अगर देखेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को, तो ये आपको एब्जॉर्प्शन के बेस पे देखने को मिलेंगी। इन्हें हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद हम इनका एक ग्राफ भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप इनको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जैसा कि मैंने बोला रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। यानी कि अब आपको फ्रेंड्स पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी लो है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर हम बोल रहे हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उसका मतलब है कि वो लोअर एनर्जी की तरफ जा रही है। अब जैसे फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, विब्ग्योर से आप पढ़ते हैं, यानी कि वॉयलेट टू हम रेड जाते हैं, तो वेवलेंथ आपको बढ़ती हुई दिख रही है जबकि एनर्जी आपको घट रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो वेवलेंथ है, जो लैम्बडा मैक्स जो है हमारा, वो शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है लैम्बडा मैक्स से किधर की तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि रेड की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, इसीलिए इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। जबकि हिप्सोक्रोमिक है जो उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, और वो इसके जस्ट अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर आपको देखेंगे कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है और हायर एनर्जी है, यानी कि वॉयलेट की तरफ। अब इधर की तरफ इसको बिल्कुल अपोजिट इसके देखेंगे, और इसे ब्लू शिफ्ट इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कुछ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में होगा क्या फ्रेंड्स, अगर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, और इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो आपको इंक्रीज हुई मिलेगी। जबकि हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, यानी कि एब्जॉर्प्शन है, वो आपको डिक्रीज मिलेगा। कुछ और टर्म्स फ्रेंड्स हम, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो कि रेस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कि ये कलर प्रोड्यूस अगर कोई कंपाउंड कर रहा है तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल आपका क्रोमोफोर है। जबकि ऑक्सोक्रोम की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ऑक्सोक्रोम आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रुप है, वो मोइटी है जो कि अटैच होता है क्रोमोफोर से, और क्रोमोफोर से अटैच होने के बाद वो क्या करता है कि जो क्रोमोफोर है उसकी इंटेंसिटी को मॉडिफाई करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन को भी अल्टर कर सकता है एज वेल एज वेवलेंथ को भी अल्टर कर सकता है। इसकी फ्रेंड्स खुद की कोई कलर नहीं होता, खुद का कोई एब्जॉर्प्शन ये शो नहीं करता। बेसिकली ये क्या करता है, इसका सिर्फ काम इतना ही है कि ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है और उसको मॉडिफाई कर देता है फ्रेंड्स, और कलर में की इंटेंसिटी को भी अप एंड डाउन करता है फ्रेंड्स। इसके कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको ग्राफ के थ्रू इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से बता देता हूँ कि फ्रेंड्स ये सब चीज़ें क्या थी और क्या क्या हमें इनमें मेन चीज़ याद रखनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये आप देख रहे हैं जो शिफ्ट में हमने यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि इस एक्सिस पे
एब्जॉर्प्शन आपको देख रहे हैं और वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पे हमारा लैम्बडा मैक्स है। अब आप देख रहे हैं जैसा हमने बोला कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट है तो वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि हमारा लैम्बडा मैक्स यहाँ पे था, लेकिन अब हुआ क्या, शिफ्ट हुआ जो हमारा वो लार्जर वेवलेंथ यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी फ्रेंड्स ऑलरेडी आप देखेंगे कि लो एनर्जी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जबकि आप देखें कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में आपको ब्लू शिफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ आपसे हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में, जैसा कि मैंने बोला एब्जॉर्प्शन से इसको हम कंसीडर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ रहा है, यानी कि इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। जबकि हाइपोक्रोमिक इसके जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे आपको देखेंगे कि इंटेंसिटी आपको कम मिल रही है, यानी कि एब्जॉर्प्शन आपका कम हो रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ शिफ्ट्स के एग्जांपल। इसके बाद चलते हैं दूसरे एनालिसिस के टॉपिक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक जो रखे हैं वो हैं डिटेक्टर, यानी कि डिटेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं फ्रेंड्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एनर्जी सोर्स है, जो लाइट सोर्स है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कौन सा डिटेक्टर यूज होता है किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यूवी के लिए कौन कौन से रेडिएशन सोर्स हैं। आप देखें कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप है और जीनोन आर्क लैंप है। ये 3 लैंप आपको यहाँ पे देख रहे हैं जिनको रेडिएशन सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है यूवी में। जबकि आप देखेंगे कि डिटेक्टर आप देखेंगे बेरियर लेयर सेल यानी कि फोटो वोल्टिक सेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फोटो इमिसिव सेल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स यानी कि जिसको पीएमटी भी बोलते हैं हम, सिलिकॉन डायोड एंड चार्ज कपल डिवाइस और फोटो डायोड एरे। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं 6 टाइप के डिटेक्टर यूवी में यूज होते हैं और 3 टाइप के रेडिएशन सोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आप देखें कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ आपका रेडिएशन सोर्स यहाँ पे चेंज हो जाता है, जिसको हम यूज करते हैं टंगस्टन हैलोजन लैंप। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जितने भी डिटेक्टर हैं वो यहाँ पर भी सेम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आईआर की। तो आईआर में आप देखेंगे कि नरनेस्ट ग्लोवर जो कि ऑपरेट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस पर, और ये मेनली बना होता है जिरकोनियम, आप देखेंगे इसका थोरियम एटसेट्रा का। तो आप ये भी अच्छे से देख लें कि किस चीज़ का बना होता है ये और ऑपरेट कितने टेम्परेचर पर हो रहा है। दूसरे सोर्स देखें तो आप देखेंगे कि ग्लोबल सोर्स है जो कि ऑपरेट होता है 1300 डिग्री सेल्सियस पर और सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होता है फ्रेंड्स, यानी कि रॉड्स होती हैं सिलिकॉन कार्बाइड्स की, उनसे मिलकर ये बनाया जाता है। तीसरा बात करें तो नाइक्रोम वायर है और कोयल भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इनके अब डिटेक्टर की बात करें तो बोलोमीटर है, थर्मोकपल है या थर्मोपाइल है, इसी के साथ आप देखेंगे थर्मिस्टर है, गोले सेल है, पायरो इलेक्ट्रिक है, सेमीकंडक्टर और फोटो कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ये सारे के सारे डिटेक्टर आईआर में फ्रेंड्स यूज किए जाते हैं। और कुछ बात कर लेते हैं कि एनएमआर में आप देखें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और जनरेटर है जो वो रेडिएशन सोर्स के लिए यूज किया जाता है। और इसमें अगर डिटेक्टर की बात करें तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और फेस सेंसिटिव डिटेक्टर यहाँ पे यूज किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लास्ट जो यहाँ पे है फ्लोरेसेंस और फोटो फ्लोरेसेंस। आप देखेंगे यानी कि फॉस्फोरेसेंस भी बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप मरकरी वेपर लैंप है और जीनोन आर्क लैंप है, इसमें भी हम पीएमटी यानी कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एज ए डिटेक्टर के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अब हमने कुछ डिटेक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स, तो थोड़े कुछ आगे डिटेक्टर्स की हम इनकी कंपोजिशन और इनका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं उसको भी जान लेते हैं थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स उसी की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने डिटेक्टर रखे हुए हैं, पर्टिकुलर ये आईआर के डिटेक्टर हैं और इनकी कंपोजिशन क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको दिख रहा है बोलोमीटर है। बोलोमीटर हमने आईआर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किस चीज़ का बना होता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये प्लेटिनम की स्ट्रिप होती है जो कि इवैक्यूएटेड व्हीसल के अंदर देखने को आपको मिलेगी, और ये बेसिकली जो वर्क करती है वो रेजिस्टेंस में यहाँ पे चेंज देखने को आपको मिलेगा, इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। जबकि आप देखें थर्मोकपल और थर्मोपाइल किस चीज़ की बनी होती है, यहाँ पे देखेंगे कि 2 डिसिमिलर मेटल हैं, यानी कि 2 डिफरेंट मेटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिस्मथ है और एंटीमनी है। ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनकी इसकी कंपोजिशन मिलकर बनी हुई है। अब इनको देखते हैं कि इनमें आपको प्रिंसिपल क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में चेंज देखने को मिलेगा जंक्शन पे, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। जबकि अब बात करते हैं थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर क्या है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, कोबाल्ट एंड निकिल। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिलेगा। गोले सेल या न्यूमेटिक भी जिसको हम बोलते हैं, इसमें जीनोन गैस की कंपोजिशन इसकी होती है, और इसको आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन डिस्प्लेसमेंट और एक्सपेंशन ऑफ गैस इसका प्रिंसिपल है बेसिकली। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ पायरो इलेक्ट्रिक। पायरो इलेक्ट्रिक में आप देखेंगे कि नॉन
जो है सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल है, जो कि वर्क करते हैं क्यूरी पॉइंट से बिलो। इसमें आप देखेंगे कि जो मीडियम यूज किया जाता है वो अच्छे से याद रख लेना है कि मीडियम जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो है ट्राई ग्लाइसिन सल्फेट। इसके प्रिंसिपल आप देखें तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्रोड्यूसिंग करंट इसका प्रिंसिपल है। अब कुछ और इससे रिलेटेड हम फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सैंपल सेल यहाँ पे दिखाई हुई है कि पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सैंपल सेल यूज की जाती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, यानी कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे कि हम देखें यूवी में जो हम सैंपल जो सेल होती है या सैंपल विंडो जो हम यूज करते हैं तो क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका की बनी हुई होती है। जबकि विजिबल के अंदर हम बात करें तो ग्लास और प्लास्टिक की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आईआर के अंदर फ्रेंड दो कंडीशन है। अगर आपका जो सैंपल है वो नॉन एक्वस है तो उसके लिए आप देखेंगे कि मेटल हैलाइड साल्ट की बनी होती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है या सीजियम ब्रोमाइड है। जबकि अगर आपका जो सैंपल है वो एक्वस है तो उसके लिए आप देखेंगे कि लिथियम फ्लोराइड है या कैल्शियम फ्लोराइड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप बात करते हैं ATIR की, यानी कि एट्यूनेटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस की, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी सैंपल सेल वो आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम या सेफायर की देखने को मिल जाएगी, जो कि सिंगल एरे ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे आपकी बनी हुई होती है। NMR में बात करें फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड जो हमने एनालिसिस के पार्ट में अभी तक डिस्कस की हैं आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रेंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे रिवाइज कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमने कुछ एंजाइम कोफैक्टर्स को यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोफैक्टर कहते किसे हैं फ्रेंड्स। बेसिकली जो कोफैक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड या इनको मेटेलिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मेटेलिक आयन, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम को उसकी एक्टिविटी के लिए। अब ये बेसिकली इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हेल्पर मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जो हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, यानी कि एंजाइम को असिस्ट करते हैं इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी कि जो रिएक्शन आप देखते हैं कि आपको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिल जाता है फ्रेंड्स, वो जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंजाइम के थ्रू, उसके लिए कौन असिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोफैक्टर इसको असिस्ट कर रहा है। तो अब बेसिकली देखते हैं कि कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि मेटल आयन हो सकते हैं और कोएंजाइम हो सकते हैं। अब जो मेटल आयन है फ्रेंड्स इनको ही हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं और जो कोएंजाइम है इनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक मीन्स आप ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स जो एंजाइम होता है वो खुद ऑर्गेनिक होता है। तो अब अगर हमारे कोफैक्टर भी ऑर्गेनिक होंगे तो इसीलिए हम उनको यानी कि एंजाइम के जैसे ही हैं वो, यानी कि दोनों ऑर्गेनिक कंपोजिशन हो गई तो इसीलिए हम उनको कोएंजाइम बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि मेटल आयन में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे या तो आप देखेंगे कि ब्रिज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टुगेदर, यानी कि ये क्या करते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। या आप देखेंगे दूसरे टाइप के जो हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा मेटल आयन है वो कंबाइन कर जाते हैं हमारी प्रोटीन से, जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रही है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि कोएंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अब आप ये देखेंगे कि ये इनको अगेन भी हम, और ये मोस्टली जो कोएंजाइम होते हैं ये ड्राइव होते हैं फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि वाइटामिन्स होती हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन बॉडी में, उनसे ये बेसिकली ड्राइव होती हैं। और इनको भी अगर आप चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कुछ को प्रोस्थेटिक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ होगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स ऐसा नॉन, यानी कि नॉन प्रोटीनस पार्ट जो कि जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है उससे बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंटली बाइंड हो जाता है, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। अगर उसको हम रिमूव करेंगे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। और दूसरे हम बात करें कि कोसबस्ट्रेट होता है एक कैटेगरी, अगर कोसबस्ट्रेट की हम बात कर लें तो वो ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं एंजाइम से। अब फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं, आपको एक यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप देखें एपो एंजाइम क्या होता है। एपो एंजाइम मीन्स इनएक्टिव एंजाइम, यानी कि विदाउट कोफैक्टर अगर हम बात करें एंजाइम को तो उसे हम एपो एंजाइम बोलेंगे, जो कि इनएक्टिव होता है फ्रेंड्स। अब एपो एंजाइम के साथ अगर यहाँ पे आप देखें कि को एंजाइम या कोफैक्टर अगर आपको बाइंड हो जाए तो वो एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव होने के बाद फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं हेलो एंजाइम, यानी कि हेलो एंजाइम को बोल सकते हैं कि हम एक कंप्लीट एंजाइम है जो कि एक्टिव है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन से एग्जाम्पल कोएंजाइम के हैं और कौन से मेटल के एग्जाम्पल हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम को रिक्वायर्ड हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि कोएंजाइम के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो कोएंजाइम होते हैं वो वाइटामिन से ड्राइव होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें थायरोमीन पायरोफॉस्फेट है जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए ऐसे कोफैक्टर काम करता है फ्रेंड्स।
ऐसे ही आप देखें फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, उसके लिए काम में आता है फ्रेंड्स। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आप देखें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का अगर देखें ग्लाइकोजन पायरो फॉस्फोराइलेज, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे ही को एंजाइम ए है जो फ्रेंड्स वो एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के लिए एज ए कोफैक्टर काम कर रहा है। बायोटीन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए कोफैक्टर है। जबकि 5 डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामिन है जो उसका एग्जांपल आप देखें तो मिथाइल मेलोनिल म्यूटेज है। ऐसे ही फ्रेंड टेट्राहाइड्रोफोलेट है जो वो थाइमिडाइलेट सिंथेज के लिए एज ए कोफैक्टर काम करता है। इसी के साथ हम कुछ मेटल्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जिंक काम में आता है कार्बनिक एनहाइड्रेज के। ऐसे ही जिंक और काम आता है फ्रेंड्स कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें इकोर 4 है जो इकोर 5 इकोर 4 उसके लिए काम में आता है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है वो हेक्सोकाइनेज के लिए भी फ्रेंड्स एज ए कोफैक्टर काम करता है। ऐसे ही हम निकिल की बात करें, निकिल में आप देखेंगे कि यूरिएज नाम का एंजाइम है जिसके लिए एक कोफैक्टर का काम करता है। मोलिब्डेनम की बात करें तो नाइट्रेट रिडक्टेज। ऐसे ही सेलेनियम की बात करें फ्रेंड्स ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज है। मैग्नीज की बात करें तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ऐसे ही लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पोटेशियम है जो वो प्रोपियोनिल को एंजाइम है कार्बोक्सिलेज के लिए एज ए कोफैक्टर काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है कि ये सब आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो जीपीएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि फिर इन फ्यूचर भी आपको नाइपर के लिए ऐसी ही वीडियो सीरीज हम लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।